Assalamu alaikum students. This is me, Miss Fozia Khan, your zoology teacher. Hope you all are fit and fine. This is lecture number 3 of chapter number 1, the biology. द बायोलॉजी में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि बायोलॉजी क्या होती है, उसमें हम क्या स्टडी करते हैं और कुछ मेजर ब्रांचेस जो थी वो उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सी मेजर ब्रांचेस हैं और उसमें हम क्या स्टडी करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ लिविंग वर्ड इन स्पेस। व्हाट इज़ लिविंग वर्ड? लिविंग वर्ड मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। मीन्स स्टार्टिंग से लेकर जब से लाइफ स्टार्ट हुई, जब से दुनिया बनी, जब लाइफ स्टार्ट हुई तब से लेकर आज तक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आए तो उन सब की हम बात करेंगे। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो थे, चाहे वो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हम सबको लिविंग वर्ड कहते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत छोटा सा ग्रुप नहीं, बहुत ही बड़ा ग्रुप है, ठीक है ना। सो लाइफ अरोज इन दिस वर्ल्ड ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन ईयर अगो। जब फर्स्ट लाइफ आई, फर्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में आया, ऐसा नहीं कि सारे लिविंग थिंग एक साथ ही आ गए, मतलब सबसे पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आया होगा। तो हम सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आया, सबसे पहले जो लाइफ आई वो तकरीबन 2.5 बिलियन ईयर अगो आई, ठीक है ना। मीन्स 2.5 बिलियन साल पहले जो है लाइफ आई, ठीक है ना। It has been postulated that the first forms were of simple unicellular organization. आपने ऑर्गेनाइजेशन पहले पढ़ी होगी कि लिविंग थिंग्स की जो बॉडी होती है उनकी क्या ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि जो फर्स्ट फॉर्म थी, मीन जो फर्स्ट जब दुनिया बनी, फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म जो है, जो लाइफ आई जिसमें, तो वो था सिंपल, बहुत ही सिंपल था और यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था। मतलब उनकी जो बॉडी थी वो सिंपल एक ही सेल से बनी हुई थी, इसलिए हम यूनिसेलुलर जिसको कहते हैं कि यूनिसेलुलर मींस देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया है, जो उनकी बॉडी जो है सिंगल सेल से बनी हुई है। फिर क्या हुआ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है उसमें इवोल्यूशन होती गई, उसके आगे जो है बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया से आगे इवोल्यूशन के बाद जो है और जो है ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, ठीक है ना। As a result of gradual modification in the genetic material of some or an almost of those living form, new types of living organisms were evolved, ठीक है ना। इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि ग्रेजुअल जो चेंजिंग आई, ग्रेजुअल जो मॉडिफिकेशन मीन्स चेंजिंग आई किसमें, जेनेटिक मटेरियल में। जेनेटिक मटेरियल मीन्स एक जो ऑर्गेनिज्म है उस जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट में ट्रांसफर हुआ, तो उसमें जो चेंजिंग आई, मॉडिफिकेशन हुई, उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इवॉल्व हुए। पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, फिर वो उसमें कुछ चेंजिंग जेनेटिक मटेरियल में आते आते जो है न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इवॉल्व हुए, ठीक है ना। दिस प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर द प्रेजेंट डे diversity in the form of organism which exist as millions of species all around the earth in each and every type of habitat, ठीक है ना। अच्छा क्या हुआ, जैसे कि हम जैसे कह रहे हैं कि जो सबसे पहले लाइफ आई तो वो सिंगल सेल थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन हुई, उसके बाद चेंजिंग है जेनेटिक मटेरियल में, तो उससे जो है फर्दर जो है एवोल्यूशन के बाद जो है न्यू ऑर्गेनिज्म जो है इवॉल्व हुए। अकॉर्डिंग टू साइंस जो आज का जो ऑर्गेनिज्म है वो स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था, उसमें मॉडिफिकेशन हुई, उसमें चेंजिंग हुई, चेंजिंग होने के बाद ही जो है बहुत सी चेंजिंग होने के बाद ही जो आज का ऑर्गेनिज्म है वो इस शक्ल में आया है। अगर हम एनिमल्स की बात करें या सबसे कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन, सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है क्या है, ह्यूमन है, ठीक है ना। तो ह्यूमन जो है स्टार्ट अकॉर्डिंग टू साइंस ये कहा जाता है कि पहले जो है ह्यूमन ऐसा नहीं था, ठीक है। उसमें इवोल्यूशन हुई आराम आराम से, स्लोली जो है कुछ जेनेटिक मटेरियल चेंज हुए, वो चेंजिंग आई, तो आज का जो एडवांस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ह्यूमन जो बना है वो ऐसी चेंजिंग के बाद बना है। तो यही कहा जा रहा है कि पहले जो ऑर्गेनिज्म था वो एक जो है सिंगल सेल मतलब यूनिसेलर था। फॉर एग्जांपल से पहले ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था। मीन्स जैसे कि ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है। और वो क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स मीन्स उनके दे डू नॉट हैव टू न्यूक्लियस, उनके पास टू न्यूक्लियस नहीं था। जैसे कि ये जो है सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या है, ये डीएनए है। लेकिन आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है जो न्यूक्लियस की होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोकैरियोट्स। फिर इससे जो है प्रोकैरियोट्स से जो है आगे इवॉल्व हुए यूकैरियोट्स। फिर सेल ऐसा बना कि उसके ऊपर क्या हुआ, उसके ऊपर बाउंड्री थी से इसका न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये डीएनए जो है इस न्यूक्लियस के अंदर है, प्रॉपर न्यूक्लियस है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे क्या है कि सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस नहीं नजर आ रहा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर ही डीएनए जो है मूव कर रहा है, ठीक है ना।
तो ये क्या है, ये प्रोकैरियोट्स है और ये यूकैरियोट्स, सॉरी ये प्रोकैरियोट्स है और ये यूकैरियोट्स है। प्रो मींस बिफोर न्यूक्लियस, ठीक है ना, मींस यहाँ पे प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पे यूकैरियोट्स जो है यहाँ पे न्यूक्लियस है, प्रॉपर न्यूक्लियस है। तो पहले जो है यूनिसेलुलर थे, मींस एक सेल से जो है उनकी बॉडी बनी हुई थी, ठीक है ना, फिर उससे क्या एवोल्यूशन हुई तो यूकैरियोट्स आए। फिर बहुत सारे सिमिलर सेल जब आपस में, बहुत सारे जो यूनिसेलुलर सेल आपस में कंबाइन हुए तो क्या हुआ कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है और डीएनए इसके अंदर जो है, ठीक है ना। तो बहुत सारे जब यूकैरियोट सेल जो है आपस में कंबाइन हुए तो एक मल्टी सेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म बना। फिर उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन हुई, फिर इस मल्टी सेलुलर से आगे जो है प्लांट्स बने, फंजाई बने, और जो है एनिमल्स इवॉल्व हुए, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांट और किंगडम जो है फंजाई जो है इवॉल्व हुए, ठीक है, स्लोली स्लोली, ठीक है ना। जैसे पहले फंजाई आए, फंजाई के बाद जो है फंजाई से इवॉल्व होकर प्लांट्स बने, प्लांट्स के बाद जो है किंगडम एनिमेलिया जो है इवॉल्व हुआ। तो ये क्या था कि ये आहिस्ता आहिस्ता वापस सिंगल सेल से लेकर मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म बना। तो ये ग्रेजुअल चेंज की वजह से और एवोल्यूशन की वजह से। So majority of living organism occur as a free living form, ठीक है ना, but those who fail to do so have developed ways of interaction लाइफ, ठीक है ना, इंटरेक्टिव लाइफ, ठीक है ना। क्या हो कि मोस्टली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फ्री लिविंग फॉर्म में पाए जाते हैं, मीन्स वो आज़ादाना जो है घूमते हैं, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी और पे डिपेंड नहीं करते ना, जो है लेकिन वो जो कि फेल हो जाते हैं अडॉप्ट करने में, कम्प्लीटली जो है लाइफ गुजारने के लिए जो है वो फेल हो जाते हैं, तो वो इंटरेक्टिव लाइफ जो है वो ढूंढते हैं, ठीक है ना, मीन्स वो किसी और पे डिपेंड करते हैं या किसी और के साथ जो है कुछ कनेक्शन जोड़ते हैं ताकि वो लाइफ को गुजार सके। सम लिविंग इन सम काइंड ऑफ एसोसिएशन विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर क्या करते हैं जो कि फेल जाते हैं अडॉप्ट करने में कि रहने में, अकेले रहने में, तो वो कुछ इंटरेक्टिव लाइफ जो है अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, डेवलप करते हैं। तो कुछ जो है वो कुछ एसोसिएशन करते हैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ और किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ कर जो है कुछ रिलेशन कायम करते हैं, जिसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। What is symbiosis? Symbiosis is the close relationship between organism of different species, ठीक है ना, मीन कोई दो स्पीशीज या दो ज़्यादा स्पीशीज जो आपस में कनेक्टेड होती है, एक रिलेशन होता है, उसको हम बोलते हैं कि सिम्बायोसिस, ठीक है ना। स्पीशीज क्या होती है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि स्पीशीज आर जो है सेम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जिनमें सेम कैरेक्टरिस्टिक हो, ठीक है ना, जो आपस में इंटरब्रीड कर सके। फॉर एग्जाम्पल फिशेज जो है एक अलग स्पीशीज है, ठीक है ना, इस तरह जो है फिशेस अलग स्पीशीज़ है और प्लांट्स अलग हैं, और प्लांट्स में भी अलग अलग स्पीशीज़ होती है, जैसे कि रोज़ प्लांट वो अलग है, जैस्मीन प्लांट वो अलग है, तो ये अलग अलग स्पीशीज़ है। मीन्स ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन एक अलग पूरी जो दुनिया की ह्यूमन है वो एक अलग स्पीशीज़ है, चाहे वो यहाँ की ह्यूमन हो चाहे वो किसी और मुल्क की ह्यूमन हो, सब एक ही स्पीशीज़ कहलाए जाएंगे, ठीक है ना। तो किसी भी जो है डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर के ऑर्गेनिज्म के बीच में जो कोई क्लोज रिलेशनशिप हो उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। सो सिम्बियोसिस, ठीक है ना, व्हाट इज सिम्बियोसिस, ठीक है ना। अच्छा, सो मैनी ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग ऑन अर्थ, लिविंग थिंग्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर, ठीक है ना। क्या होता है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में है, बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो है अनकाउंटेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है ना, और वो जो है आपस में कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। तो सिम्बायोसिस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो सिम्बायोसिस इज द क्लोज रिलेशन बिटवीन टू स्पीशीज, किसी भी दो स्पीशीज के दरमियान जो है क्लोज रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस, ठीक है ना। देयर आर थ्री मेन सिम्बायोसिस, ठीक है, रिलेशनशिप में तीन तरह के रिलेशनशिप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। कौन कौन से हैं? म्यूटिज्म, पैरेटिज्म एंड कमेंसलिज्म। नंबर 1 है कमेंसलिज्म, नंबर 2 है म्यूटिलिज्म एंड नंबर 3 है पैरासाइटिज्म, ठीक है ना। ये 3 टाइप्स हैं हमारे पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के। अब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या क्या होता है, आप जो है इनमें क्या डिफरेंस है तीनों में, वन बाय वन इसको हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट वन इज कमेंसलिज्म। व्हाट इज कमेंसलिज्म? A relationship between two species in which one obtain benefits from the other without harming or benefiting it, ठीक है ना। वो रिलेशनशिप दो स्पीशीज के दरमियान में, वो रिलेशनशिप जिसमें क्या होता है कि एक को फ़ायदा होता है
और दूसरे को ना नुकसान होता है ना फ़ायदा होता है। मीन दूसरे को ना हार्म पहुँच रहा होता है ना कोई बेनिफिट्स पहुँच रहा होता है, लेकिन एक को जो है फ़ायदा पहुँच होता है। इसको हम बोलते हैं कमेंसलिज्म, ठीक है ना। यहाँ पे डायग्राम में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एक फ्रॉग है जो कि एक प्लांट के ऊपर जो है सपोर्ट रहने के लिए वहाँ पे है, ठीक है ना। अब फ्रॉग को क्या बेनिफिट्स है उस प्लांट से, वो सपोर्ट दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन प्लांट जो है ना उसको बेनिफिट्स मिल रहा है ना कोई हार्म मिल रहा है, ना ख़राब हो रहा है ना उसको कोई फ़ायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कमेंसलिज्म। मीन्स ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो और दूसरे को ना तो फ़ायदा हो ना नुकसान हो, उसको हम क्या कहते हैं कमेंसलिज्म, ठीक है ना। जैसे इस तरह अगर हम कोई और एग्जांपल ले तो जैसे अगर एक प्लांट है इसके ऊपर कोई और प्लांट ग्रो करता है, ठीक है ना, तो दूसरे प्लांट को क्या है कि उसको फ़ायदा हो रहा है कि वो उसको सपोर्ट दे रहा है फर्स्ट वाला प्लांट। लेकिन जो फर्स्ट वाला प्लांट है उसको क्या ना सपोर्ट मिल रही, ना कोई बेनिफिट मिल रहा है ना कोई हार्म मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे हम ये रिलेशनशिप कौन सा है, कमेंसलिज्म है। द सेकेंड वन इज म्यूटेलिज्म, ठीक है ना। रिलेशनशिप इन विच बोथ स्पीशीज बेनिफिट, वो रिलेशनशिप इसमें क्या है कि दोनों जो स्पीशीज हैं, जो दो ग्रुप्स है ऑर्गेनिज्म के, दोनों को ही फायदा हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं म्यूटेलिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल यहाँ पे बीज और फ्लावर्स की दी है, ठीक है ना, कि आपने देखो कि जो बीज हैं या जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे बीज की हम एग्जांपल लेते हैं, तो बीज जो होती है हनी बीज होती है, ठीक है ना, शहद की मक्खी जिसको कहते हैं, वो क्या करती है कि वो फ्लावर्स का जो है नेक्टर लेती है, ठीक है ना, नेक्टर लेती है। अब ये क्या हो रहा है, इसको फ़ायदा हो रहा है। अब नेक्टर क्यों लेती है, नेक्टर वो जो है कहाँ काम आता है उसका नेक्टर, हनी बनाने के काम में आता है, ठीक है ना। और बदले में फ्लावर जो है उसको भी फ़ायदा होता है। उसको क्या फ़ायदा होता है, आप सोच रहे हैं कि फ्लावर को क्या फ़ायदा, फ्लावर को ये फ़ायदा होता है कि जैसे कि हनी बी है, ठीक है ना, या जो बी है इसके ऊपर बैठ रही है, तो वो क्या करेगी कि उसके जो पॉलन है वो उसके पाँव के साथ या उसकी बॉडी के साथ जो है स्टिक होके जो है ना इधर उधर गिर जाएंगे, फिर वो सीड डिस्पर्सल में काम करेंगे। अब वो जब पॉलन गिरेंगे तो मीन्स न्यू सीड्स वहाँ पे जो है न्यू ग्रोथ होगी प्लांट्स की, तो ये जो है फ़ायदा हो रहा है, मीन उसकी रिप्रोडक्शन में उसको हेल्प कर रहा है, डिस्पर्सल में सीड डिस्पर्सल में उसको हेल्प कर रहा है, तो ये दोनों को फ़ायदा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। द थर्ड वन इज पैरासाइटिज्म, ठीक है ना। जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको कि पैरासाइट्स, पैरासाइटिज्म इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज where one organism, the parasites, lives on or inside another organism, the host causing it some harm and is adopted structurally to this way of life, ठीक है ना। क्या होता है पैरासाइटिज्म में जो है कि जो पैरासाइट है मींस पैरासाइट जो है किसी अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर, किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर जो है रहता है, ठीक है ना, और उससे क्या कर रहा है कि वो फ़ायदा ले रहा है, ठीक है ना। और बदले में क्या कर रहा है, जो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो रह रहा है उसको बदले में नुकसान दे रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने मॉस्किटो बनाया है, तो मॉस्किटो से आपको जो है मलेरिया की जो है की बात हम करेंगे कि मलेरिया क्या है। मलेरिया जो है डिजीज़ है, कौन कॉज करता है, ये मॉस्किटो इसका वेक्टर है। वेक्टर मतलब प्लाज्मोडियम कॉज करता है इसको, लेकिन प्लाज्मोडियम को ह्यूमन की बॉडी में लाता कौन है, वो मॉस्किटो लाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या है, मॉस्किटो है जो कि किसके ऊपर रह रहा है, ह्यूमन के ऊपर की बॉडी के ऊपर, उसको उसका ब्लड सक करके फ़ायदा ले रहा है, फूड ले रहा है, ठीक है ना। तो जो ह्यूमन है वो होस्ट है, जिससे वो ले रहा है कुछ, वो होस्ट है, ठीक है ना। तो मॉस्किटो जो है ह्यूमन की बॉडी से ब्लड सक कर रहा है, ब्लड सक क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको रिप्रोडक्शन में ब्लड की रिक्वायरमेंट है और वो इसलिए उससे ब्लड सक कर रहा है। अब यहाँ पे जो है मॉस्किटो को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बदले में क्या कर रहा है कि अगर उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम है तो प्लाज्मोडियम को इंजेक्ट कर देता है ह्यूमन में, और ह्यूमन में क्या होता है कि मलेरिया कॉज होता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ह्यूमन को नुकसान हो रहा है, हार्म हो रहा है। तो ये पैरासाइटिज्म होता है कि मतलब एक स्पीशीज़ को जो है, एक ग्रुप को जो है फ़ायदा हो रहा है, दूसरे ग्रुप को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ये है पैरासाइटिज्म। यहाँ पे मैं जो ये टॉपिक ही ख़त्म हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास है वो है लिविंग वर्ड इन टाइम, ठीक है ना। हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहले ही हम बात कर चुके हैं, जो फर्स्ट लिविंग फॉर्म है बहुत सिंपल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है ना। मतलब जो पहला जो लाइफ डिस्कवर की गई, जो पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया गया, वो बहुत ही सिंपल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। यूनिसेलुलर जैसे हमने पहले बात कर ली कि मीन्स उनकी बॉडी किससे है, एक सिंगल सेल से बनी हुई है। तो अब यहाँ कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे जहन में कि हाउ डी वी कम टू नो दिस, हमें कैसे पता चला कि जो पहला ऑर्गेनिज्म था वो बहुत सिंपल था और यूनिसेलुलर था, क्योंकि हम तो उस वक्त में थे नहीं, ना ही साइंटिस्ट उस वक्त में थे, जिंदा थे कि उनको पता चले। तो कैसे हमें ये बात पता चली, तो क्वेश्चन हमारे जहन में आता है। एक और क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि हाउ एंड व्हेन डिड द प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म डेवलप, तो कैसे
और कब जो है जो आज के ऑर्गेनिज्म है, जो हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स या एडवांस ऑर्गेनिज्म है, ये कैसे जो है डेवलप हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे जहन में आते हैं, सबके जहन में आते हैं, ठीक है ना। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है कि सच क्वेश्चन कैन बी सॉल्व थ्रू द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ द एंशंट ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड इन एंशंट टाइम्स, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये हम कैसे सॉल्व हुए सारे, कैसे हम इनका आंसर मिला कि स्टडी ऑफ फॉसिल। व्हाट इज फॉसिल? फॉसिल आर रिमेन ऑफ प्लांट्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉसिल क्या होते हैं? कोई भी प्लांट या एनिमल की अगर हम बात करें या ह्यूमन की जो बात करें कि उनका रिमेन, डेड डेड प्लांट एनिमल्स और ह्यूमन के जो रिमेन होता है उससे जो है पता चला, उनकी स्टडी से हमें पता चला। आपने 9th क्लास में जो है एक ब्रांच पढ़ी होगी पैलेंटोलॉजी, मीन स्टडी ऑफ फॉसिल, तो उसके ज़रिए जो हमें पता चला मीन्स किसी भी प्लांट का जो डेड हो चुका है पहले, मतलब वो ज़िंदा नहीं है, बहुत पहले डेड हो चुके हैं प्लांट या फिर एनिमल या फिर ह्यूमन, उनके जो, जैसे ह्यूमन की अगर हम बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो उनके में उनके जो बोन्स होते हैं उसको फॉसिल बोलते हैं। मतलब डेड ऑर्गेनिज्म की हम एनिमल्स या ह्यूमन की बात करें तो उनके बोन्स जो होते हैं उसको हम फॉसिल बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब उनका बकाया जात, मरने वाले का बकाया जात, ठीक है ना। तो उसको स्टडी करके, जो स्टडी हम किस में करते हैं, पैरेंटोलॉजी में करते हैं, उस स्टडी से पता चला हमें कि एंशिएंट ऑर्गेनिज्म मतलब पुराने ऑर्गेनिज्म जो है उनकी रिमेन से हमें पता चला कि ये सब चीज़ें जो है, ये क्वेश्चन जो है हमारे सॉल्व हुए। कैसे पता चला? अच्छा, ये हमारी जो खुशकिस्मती थी ये थी कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, उनके फॉसिल जो है डिस्कवर किए गए और उनसे ही ये तमाम चीज़ें हमें पता चली कि पहले का ऑर्गेनिज्म कैसा था। वो यूनिसेलुलर, वो सिंपल था। और बहुत सारी और चीज़ें भी जैसे हमें पता चली, जैसे फॉर एग्जांपल डायनासोर है, हमें तो नहीं पता कि डायनासोर पहले पहले कहीं डायनासोर पाए जाते थे, लेकिन उनकी बोन्स जो है, उनकी बोन्स जो है, जैसे कि ये फॉसिल है, ठीक है ना, इनको देख के पता लगाया कि मतलब पहले ज़माने में कोई ऐसी इतनी जो है बड़ा ऑर्गेनिज्म हुआ करता था जिसको हम डायनासोर का नाम दिया है, ठीक है ना। तो ये हमें फॉसिल की स्टडी से ही पता चला है, ठीक है ना। एज ऑफ द फॉसिल कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग नंबर ऑफ टेक्निक्स, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे फॉसिल, कोई भी फॉसिल मिला तो उसकी एज मालूम करने के भी आजकल बहुत सारी टेक्निक्स आ गई, बहुत सारी मशीन्स आ गई। जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई भी बोन मिला है तो उसकी एज मालूम करने की कि ये कितने साल पुराना है, कितने मिलियंस ईयर पुराना है या कितने साल पुराना है, तो उसकी एज को मालूम करने के लिए जो है बहुत सारी टेक्निक्स और जो है मशीन आ गई है, तो उसके ज़रिए जो है फॉसिल का एज जो है मालूम किया जाता है। Through these techniques, ठीक है ना, it has been discovered that fossil of different groups of organisms have different age, ठीक है ना। से इसी टेक्निक्स के साथ की वजह से हमें पता चला कि जो जितने भी फॉसिल मिले हैं, ठीक है ना, वो डिफरेंट एज से मिले हैं, डिफरेंट एज के हैं। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि ऐसा नहीं है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे दुनिया बनी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ दुनिया में आ गए, ठीक है ना, ऐसा अकॉर्डिंग टू साइंस ऐसा नहीं है। तो जैसे फॉसिल को स्टडी किया गया तो उससे ये पता चला, उनकी एज मालूम की गई, तो ये पता चला कि जो एजेस हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट एज से, डिफरेंट स्टेज से जो है, डिफरेंट टाइम से में पाए जाते थे कि पहले एक टाइम में कोई एक ऑर्गेनिज्म है, फिर दूसरे टाइम में कोई और ऑर्गेनिज्म है। तो ये कैसे पता चला कि सेडिमेंट रॉक्स से, फॉसिल जो मिलते हैं वो सेडिमेंट्स रॉक से मिलता है, ठीक है ना, सेडिमेंटल रॉक से मिलता है। सेडिमेंटल रॉक्स कौन से रॉक्स होते हैं? मतलब वो रॉक्स पे लेयर्स सी बनी होती है, इससे बहुत सारी लेयर बनी होती है, बहुत सारी लेयर मिलके जो है सेडिमेंट्स बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंटल रॉक्स, ठीक है ना। तो उसमें जो है फॉसिल मिलते हैं। तो फॉसिल जो है फिर उनको उनका टाइम एज दिख जाती है कि कौन से एज से है, तो उससे हमें ये पता चला कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट एज में जो है प्रीवियस जो टाइम था उसमें पाए जाते थे। सपोर्टिंग द कॉन्सेप्ट दैट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अरोज इन डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम्स, ठीक है ना। ये जो है इससे हमें एक आइडिया मिल रहा है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट जो है जियोलॉजिकल टाइम में जो है आए हैं। व्हाट आर जियोलॉजिकल टाइम मीन्स डिफरेंट टाइम में आए हैं, मतलब जो है कि कुछ पीरियड, जियोलॉजिकल टाइम में कुछ पीरियड्स हैं, फोर एरा है, फोर उसमें डिफरेंट पीरियड्स हैं। मींस सारे जो ऑर्गेनिज्म है एक साथ नहीं आए, आहिस्ता आहिस्ता उसमें एक पहले एक ऑर्गेनिज्म आ गया, फिर उसके बाद चेंजिंग के बाद दूसरा ऑर्गेनिज्म आ गया, फिर उसके बाद ऐसे तीसरा ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट एरा में और डिफरेंट टाइम में। सो व्हाट इज़ जियोलॉजिकल टाइम और जियोलॉजिकल पीरियड्स, ठीक है ना, क्या होता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इतना इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है आपके बुक के लिहाज से, मीन्स क्वेश्चन इसका नहीं आता, थोड़ा सा बस आप समझ लें, ठीक है ना। तो हम बस अच्छा, तो ये क्या है, एरा है, पीरियड्स है, मिलियंस ऑफ ईयर अगो के कब कब ये जो है एरा चलता था, और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कब जो है इवॉल्व हुए। तो 4 पीरियड है, ठीक है ना। 1 2 हम नीचे स्टार्ट करेंगे, 1 2 एंड 3 एंड 4, ये 4 एरा है। द फर्स्ट वन इज प्रोटीरोजोइक, ठीक है ना।
ये जो है तकरीबन 3500 मिलियंस बिफोर जो है ये इस पीरियड को कहते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है स्टार्टिंग की जो लाइफ स्टार्ट हुई थी, मतलब, ठीक है ना। उसके बाद है पैलियोजोइक, ठीक है ना। ये तक इसमें डिफरेंट पीरियड्स हैं, तो इसमें भी कुछ ऑर्गेनिज्म जो है जैसे इन्वर्टिब्रेट यहाँ पे जो है इवॉल्व हुए थे, डेवलप होते। फिर है मीजोजोइक, ठीक है ना। इसमें जो है तकरीबन 138 ईयर्स मिलियंस ईयर अगो। इसके भी कुछ पीरियड्स हैं, ठीक है ना, 3 पीरियड्स इसमें, ठीक है ना। इसमें जो है फिर उसके बाद है सीनोजॉइक, ठीक है ना। इसमें भी 2 पीरियड है और ये 1.6 मिलियन ईयर अगो जो है सबसे जो लेटेस्ट एरा है तो ये है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ह्यूमन इवॉल्व हुए। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम और जियोलॉजिकल पीरियड, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक दैट इज फाइलेटिक लीनेज। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रेजुअली फॉर्म हुए हैं, ठीक है ना। एक साथ सारे नहीं हैं, ग्रेजुअल फॉर्म हुए हैं और डिफरेंट पीरियड में आए, डिफरेंट एरा में आए। ऐसा नहीं कि एक ही पीरियड में सारे आ गए, लेकिन डिफरेंट पीरियड में हमें जो फॉसिल मिले हैं तो उसमें हमें पता चला कि कुछ किसी एरा में कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, कुछ नहीं थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है एवोल्यूशन की वजह से जो है आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुए हैं और डिफरेंट पीरियड में हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जैसे पहले ही बात की कि पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए थे, फिर उसके बाद उनसे मल्टीसेलुलर इवॉल्व हुए, फिर उसके बाद जो है मतलब फर्दर इवोल्यूशन हुई, प्लांट्स आए, फंजाई आए, फंजाई के बाद प्लांट्स आए, फिर एनिमल्स आए, ठीक है ना। तो अगर हम सिर्फ एनिमल्स की बात करें, किंगडम एनिमिलिया की बात करें, तो आप जो है चैप्टर नंबर 10 में आपका जो है किंगडम एनिमिलिया कंप्लीट पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट्स आए, ठीक है। इन्वर्टिब्रेट्स के बाद जो है फिर वर्टिब्रेट्स आए। वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले फिशेज आई, फिर उसके बाद जो है जब एवोल्यूशन हुई तो फिर एम्फीबियंस आए, उसके बाद एम्फीबियंस के बाद जो है रेप्टाइल्स, दैन फिर बर्ड्स, फिर दैन जो है जो एडवांस एनिमल जो कॉर्डेट्स हैं, ठीक है ना, जो मैमल्स हैं वो आए, ठीक है ना। तो मैमल्स में जैसे कि ह्यूमन भी आता है सबसे एडवांस जो है, फिर मैमल में क्या है कि ह्यूमंस आ गए, ठीक है ना। मैमल से भी जो है स्टार्टिंग में कुछ और थे, उसके बाद करते 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 एनिमल्स मैमल्स में ह्यूमन आए। तो सबसे एडवांस जो ऑर्गेनिज्म वो क्या है, ह्यूमन। तो मीन्स ये डिफरेंट जो है जियोलॉजिकल पीरियड्स में आए, एक साथ सब नहीं आए। अच्छा, ये जो है हमें मतलब इस सबसे हमें ये आइडिया होता है कि एक इनका एक कॉमन एक ओरिजिन है, ठीक है, स्पीशीज का, जिसको हम फाइलेटिक लीनेज कहते हैं, ठीक है ना। वैसे फाइलेटिक लीनेज है क्या, इट इज बिलीव्ड टू बी अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज प्रोग्रेसिंग फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडिंग विद ईच ग्रुप इवॉल्विंग फ्रॉम वन, ठीक है ना, इमीडिएटली प्रिसीडिंग इट, ठीक है ना। अच्छा, क्या हुआ कि एक अनब्रोकन सीरीज है, ठीक है ना। अनब्रोकन सीरीज कहाँ से, एंसेस्टर से लेकर डिसेंडिंग तक। एंसेस्टर मतलब अबाउट दैट से लेकर औलाद तक, ठीक है ना। जैसे हम कह रहे हैं कि इससे ये एंसेस्टर है, ठीक है ना, से एनिमल्स का एंसेस्टर या फिर ह्यूमन का एंसेस्टर जो वहाँ से चलती हुई एवोल्यूशन जो चलती हुई आ रही है, तो उसको हम कह रहे हैं कि एक ब्रोकन सीरीज जो है ब्रोकन सीरीज है, ठीक है ना। जो जिसको जैसे कि ये है एंसेस्टर है, ठीक है ना, सिंगल सेल है और ये पेज क्या है, एक मल्टी सेलर बन गया, ठीक है ना। अब इसको हम बोलेंगे ये एंसेस्टर अभी क्या है, डिसेंडिंग है, ठीक है ना। यहाँ से जो यहाँ तक सीरीज चल रही है या फिर यहाँ से यहाँ तक जो सीरीज चल रही है, इसको हम बोलते हैं फाइलेटिक लीनेज। और उसको स्टडी करके ही हमें पता चला कि इवोल्यूशन हुई है, क्या क्या चेंजिंग आई, कौन से एरिया में कौन सा ऑर्गेनिज्म आया, उनमें क्या क्या चेंजिंग आई, ठीक है ना। If all the missing links are discovered, they may lead us to the origin of the life itself. लेकिन अगर इसमें कुछ चीज़ें जो है मिसिंग हैं, अगर तमाम वो मिसिंग चीज़ें जो है हमें मिसिंग लिंक जो है हमें मिल जाते हैं, डिस्कवर हो जाते हैं, तो हम इजीली जो है ये ओरिजिन ऑफ लाइफ के पास चले जाते हैं कि लाइफ जो है कहाँ स्टार्ट हुई है और कैसे स्टार्ट हुई है, कंप्लीटली हम इजीली वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो सो फाइलेटिक लीज में जो बेसिकली हम यही पढ़ते हैं जो कि एंसेस्टर से लेकर डिसेंडेंट तक, मतलब जो भी कैरेक्टर से चेंज हुए, जो भी इवोल्यूशन हुई, जो मॉडिफिकेशन आई, कैसे कैसे आई, कौन से एरा में आई, सब हम इसमें स्टडी करते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज बायोलॉजिकल मेथड्स। व्हाट आर बायोलॉजिकल मेथड्स, आपने 9th क्लास में स्टडी किया ये। द मेथड्स विच इज़ यूज टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो मेथड जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने के लिए जो यूज़ होते हैं उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स। जैसे हमारे पास कोई हमारी प्रॉब्लम होती है, हम उसको सॉल्व करते हैं सोच कर, ठीक है ना, ऐसे। लेकिन बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है कि उसको जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है ना, जो लाइफ से एसोसिएटेड प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है।
प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो प्रॉब्लम जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से लाइफ से जो है एसोसिएट करती है, लिंक करती है, वो तब तमाम जो होती हैं, क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ है तो हम वो क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जैसे आजकल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या चल रही है, कोविड चल रहा है, तो कोविड है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो अब इसको जो है सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स यूज़ किए जाएंगे उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल मेथड्स। स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करते हुए जो हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। कौन कौन स्टेप्स हैं? नंबर 1 है ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, मीन्स हम सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, इसमें साइंटिस्ट जो है ऑब्जर्व करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कोविड चल रहा है आजकल, तो साइंटिस्ट ने सबसे पहले जब कोविड आया था तो ऑब्जर्व किया होगा कि कोई नई डिजीज़ आई है, कोई नया वायरस आया है जो डिजीज़ कॉज कर रहा है, और उसमें जो है पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो वो ऑब्जर्व करेगा सबसे पहले। तो देन जो है डेटा कलेक्शन होगी, डेटा कलेक्शन मीन्स सेकंड स्टेप है, इसमें डेटा कलेक्ट करेगा, मीन्स डिफरेंट जो साइंटिस्ट ने उससे पहले जो इस पर वर्क किया होगा, तो उसकी कलेक्शन, वो डेटा कलेक्ट करेगा ताकि उसको अपना काम जो है रिपीट ना करना पड़े, जो पहले से वर्क हो चुका है उससे आगे वो स्टार्ट करे, ठीक है ना। तो जो है फिर उसमें डेटा कलेक्ट होगा। देन जो है इसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, इसमें जो है वो अब साइंटिस्ट जो है एक स्टेटमेंट देगा, अब वो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, मीन्स ज़रूरी नहीं कि वो जो बोल रहा है वो सही हो, मीन्स वो आइडिया लगाएगा, मे बी ऐसा हो सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। देन रीजनिंग होगी, रीजनिंग दो तरह की होगी, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। उसके बाद जो है एक्सपेरिमेंट्स होगा, मतलब जो काम हुआ है सब कुछ, डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, सब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ट्राई करेंगे बार बार उसको, उसके बाद जो है क्या होगा, कंक्लूजन निकालेंगे, अच्छा ये ऐसा है तो ऐसा है, कंक्लूजन निकलेगा, मीन्स रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट के बाद जो है थ्योरी होगी, थ्योरी भी ज़रूरी नहीं कि सही हो, कुछ थ्योरीज जो है गलत साबित होती है, कुछ सही साबित होती है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आते हैं। फिर कोई ऐसी थ्योरी जब आती है जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना हो, हर कोई उसको मान ले, तो वो बन जाता है लॉ, जो कि अनचेंजेबल होता है, मीन्स अब लॉ को कोई चेंज नहीं कर सकता। जो एक दफ़ा लॉ बन चुका है तो वो लॉ हमेशा हमेशा रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास स्टेप्स थे बायोलॉजिकल मेथड के। तो ये स्टेप्स को हम दोबारा जो है फर्दर डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में जो है इंशाल्लाह हम इसको फर्दर जो है डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे आज का हम लेक्चर अपना वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।